नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। नॉर्सेट 5+6-7 एस्पिरेंट्स, आप वीडियो से जुड़ जाइए। और मैं वीडियो की शुरुआत में बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो कई लोगों को जनरली कन्फ्यूजन है अभी भी कि सिनेरियो बेस्ड है क्या। सिनेरियो बेस्ड कुछ नहीं है, आपके रेगुलर क्वेश्चंस ही हैं। बस सिर्फ एक मतलब एक कंडीशन दे दी गई है, पेशेंट बता दिया गया है, सिम्टम्स बता दिए गए हैं। मतलब थोड़ा सा उसको कान ऐसे ना पकड़ के इस तरीके से घुमा के पकड़ा गया है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा इसको कोई हवा लेने की ज़रूरत नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है, आपका पढ़ा हुआ ही चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ जो है, जहाँ एक लाइन की लैंग्वेज होनी थी अब वहाँ 2 लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा। वो पेशेंट का नाम वगैरह दे के बता देंगे। सिर्फ आपको जो है राइट ऑप्शन अपना वो बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ही सोचना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और वही बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नहीं किया है तो। और जो आपके जैसे आपके यार दोस्त हैं उनमें सेंड कर सकते हैं आप वीडियो, ताकि जो है चैनल को भी बढ़ावा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। Alex has been diagnosed with Hirschsprung disease and present with fever and watery explosive diarrhea. Which of the following the nurse Trisha do first? अब क्या है, बच्चे को जो है हर्शस्प्रंग डिजीज है, हर्शस्प्रंग डिजीज है। और अब बच्चा किसके साथ आया है? फीवर और वाटरी एक्सप्लोसिव डायरिया। हर्शस्प्रंग डिजीज क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कुछ कुछ नर्व सेल्स, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स, जो कि क्या करते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अगर जो भी खाना पीना खाया है उसको आगे की तरफ धकेलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये नर्व सेल्स। अब हर्शस्प्रंग डिजीज में कुछ पार्ट्स में बीच बीच में हो सकता है ये नर्व सेल्स एब्सेंट हो, जिसकी वजह से जैसे खाना यहाँ तक तो आ गया है, अब यहाँ पे कोई पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नर्व सेल्स, कि यहाँ पे नर्व सेल्स है ही नहीं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही है तो आगे की तरफ ना जाके क्या होगा, उसको बैक फ्लो होगा, पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ पे कहीं पे वो जो है रुक सकता है, ऑक्लूड हो सकता है। तो ये है हर्शस्प्रंग डिजीज। ये कंजेनाइटल इन नेचर होता है जनरली। और छोटे बच्चों में एक और क्वेश्चन आता है कि 48 घंटे के अंदर अगर स्टूल पास नहीं किया है, म्यूकोनियम पास नहीं किया है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, किस चीज को हम सोच सकते हैं कि हर्शस्प्रंग डिजीज हुआ होगा। हर्शस्प्रंग डिजीज आपको समझ में आ गई कि जो नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए, खाने को आगे धकेलने के लिए, इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में उनकी कमी हो गई है या है ही नहीं है वो, जिसकी वजह से वो खाना आगे ना जाके बैक फ्लो होता है और वो पीछे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। और इस केस में म्यूकोनियम या फिर स्टूल पास नहीं कर पाते। तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो शो करेगी कि उसको सबसे पहले फॉलो करना है नर्स को? ए, एडमिनिस्टर एन एंटी डायरियल, बी, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, सी, मॉनिटर द चाइल्ड एवरी 30 मिनट्स एंड डी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एज नॉर्मल। अब ये नॉर्मल फाइंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। मॉनिटर द चाइल्ड एवरी 30 मिनट्स, एंटी डायरियल इस कंडीशन में देते ही नहीं है, हर्शस्प्रंग में ये भी नहीं होगा। वाटरी और एक्सप्लोसिव डायरिया है, ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? एंटेरोकोलाइटिस। एंटेरोकोलाइटिस इंडिकेट कर रहा है। मतलब क्या है कि या तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या दोनों की दोनों क्या हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गई अंदर से। बहुत ही जानलेवा कंडीशन इसको बोल सकते हैं। और हर्शस्प्रंग डिजीज की कॉम्प्लिकेशन होती है एंटेरोकोलाइटिस। और एंटेरोकोलाइटिस में ही होता है वाटरी डायरिया, बिल्कुल पानी जैसे निकल रहा है, सीवियर वाटरी डायरिया, फीवर, और ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे नोटिफाई करना है इमीडिएटली फिजिशियन को, क्या कॉम्प्लिकेशन ध्यान में रखते हुए कि एंटेरोकोलाइटिस हो गया है, इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हैं, इमीडिएटली जो है एंटेरोकोलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन रहेगा, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। नेक्स्ट, अ नर्स इन पीडियाट्रिक वार्ड इज बीइंग टेकन केयर बाय A child in pediatric ward is being taken care by nurse Reena, who is diagnosed with aplastic anemia. बच्चे को क्या है? एप्लास्टिक अनीमिया है।
तो द नर्स मॉनिटर फॉर चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन, अगर एप्लास्टिक अनीमिया है तो किन फंक्शंस में जो है वो उसको मॉनिटर करेगी। एप्लास्टिक अनीमिया का क्या मतलब है कि जो बोन मैरो है उसने सारे जो ब्लड सेल्स हैं WBC, RBC, प्लेटलेट सबकी क्या है प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। एप्लास्टिक अनीमिया में सारे सेल्स कम हो जाते हैं। तो इसमें से किस चीज के लिए जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए नर्स मॉनिटर करेगी। ए ब्लीडिंग टेंडेंसी, बी इनटेक एंड आउटपुट, सी पेरिफेरल सेंसेशन एंड डी बाउल फंक्शन। यहाँ पे इनटेक एंड आउटपुट के लिए एप्लास्टिक अनीमिया में ये जरूरत नहीं है, ठीक है। पेरिफेरल सेंसेशन जनरली क्या है डायबिटीज वगैरह वाले केस में जहाँ पे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस के चांसेस है वहां पे करना होगा। बाउल फंक्शन GI ट्रैक्ट सिस्टम जहाँ इन्वॉल्व होगा वहां यहाँ पे करना होगा ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि प्लेटलेट के काउंट डिक्रीज हो गए हैं तो अब जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से क्या है ब्लीड कर सकता है, और ब्लीड भी ऐसा कि वो रुकेगी नहीं। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना होगा, ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड प्रेजेंट टू द आई क्लिनिक विद चीफ कंप्लेंट ऑफ लेजी आई। क्या कंप्लेंट है, लेजी आई है, रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट है कि आई की मूवमेंट जो है वो इनवॉलेंट्री है, रेडनेस है, ब्लड विजन है। उसको रेटिनोब्लास्टोमा जो कैंसरस कंडीशन है आई की वो डायग्नोज की गई है। अपार्ट फ्रॉम द अबव सिम्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नर्स असेस एज अ मेजर प्रेजेंटिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इन सिम्टम्स के अलावा और क्या मेजर प्रेजेंटिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। ऑप्शन ए एनरेडिया, बी इक्टेरिक स्क्लेरा, सी कैट्स आई रिफ्लेक्स एंड डी क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस। इन बच्चों में जो है कैट्स आई रिफ्लेक्स होता है, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है पूरा वाइट जैसा दिखता है, और जो हमारा आइरिस और प्यूपिल वाला पार्ट है वो क्या है वाइट अपीयरेंस आती है उसकी। और ये जनरली या तो रात की रोशनी में डिम लाइट में या फिर जो है जब कैमरे से फोटो लेते हैं तो जैसे बिल्ली की आंख चमकती है ना इस तरीके से चमकीली आंख जो है वो दिखाई देती है, इसीलिए इसको कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं कि वाइटनेस जो है वाइट पार्ट पूरा दिखाई देता है, जो ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई है वो पूरा जो है वाइटिश दिखाई देता है, ओपेसिटी दिखाई देती है, अंदर पूरा वाइट दिखाई देता है। और ये जनरली डे लाइट में नहीं या तो डिम लाइट में या फिर जो है कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो उस टाइम पे जो फोटोग्राफ दिखती है उसमें वाइटिश जो है वो दिखाई देता है, जैसे बिल्ली की आंख सफेद जैसे चमकती है इस तरीके से, इसलिए इसको कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। एनिरिडिया ये नहीं है, एनिरिडिया का मतलब होता है कि जो आइरिस वाला पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है, आइरिस वाला पार्ट जो है वो वाइट हो गया है। और इक्टेरिक स्क्लेरा का मतलब है जॉन्डिस में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या है कि येलो हो जाता है हमारा कंजक्टिवा, और क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस में तो क्या है कि पिंक जो है पिंक आई भी बोलते हैं वो हो जाता है कि कंजक्टिवा वाला पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये कैट्स आई रिफ्लेक्स होगा, बिल्ली की आंख जैसे बच्चे की आंख दिखेगी, रेटिनोब्लास्टोमा शो करता है कि पूरा वाइट जो है वो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, a 2-year-old has just been diagnosed with cystic fibrosis. The parent asked the nurse what early respiratory symptom they should expect to see in their child. What is the nurse's best response? सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी कंडीशन है, एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है। जो जीन होता है वो 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और जीन है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन रेगुलेटर जीन। इस जीन की या तो डेफिशिएंसी हो जाती है CTFR की, CTFR जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है या तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या वो बहुत ही या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी है उसमें सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को बरकरार रखता है, प्लस जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन के फंक्शन को भी ये जो है रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे मेनली सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड आयन का फंक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो सारी सिक्रीशंस हैं
जीआई ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस, उन सारे में जो है थिक म्यूकस मेम्ब्रेन जम जाती है, ठीक है, थिक म्यूकस मेम्ब्रेन जम जाती है, जिसकी वजह से अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है थिक म्यूकस मेम्ब्रेन की। जीआई ट्रैक्ट में थिक म्यूकस मेम्ब्रेन होने से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है फूड की। पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो है वो उस थिक में मिलके पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस खराब हो जाती है। तो यहाँ मल्टी ऑर्गन फेलियर भी इस बच्चे में हो सकता है कि जो सिक्रीशंस है वो पूरी जम गई हैं, जो थिक म्यूकस है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो टेस्ट होता है वो स्वेट टेस्ट होता है कि क्लोराइड के कारण क्या है कि यहाँ पे क्लोराइड के कारण जो ज़्यादा सोल्ट की मात्रा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है उसको, और जिसके कारण क्या है कि जो स्वेट है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा नमकीन होगा, बहुत सॉल्टी होगा। तो स्वेट टेस्ट इसमें किया जाता है। अब मैंने बताया कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा ट्रैकियल है, म्यूकोसा है, वो बहुत ही थिक, पूरा थिक जम जाता है यहाँ पे। सिमिलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी, पैनक्रियाज में भी जम जाता है। तो इस तरीके से सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है, और ये 7th क्रोमोसोम में जो है CTFR की जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में है तो कौन सा सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होगा अर्ली में, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू डेवलप ए बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट इसमें नहीं, COPD में होता है, बहुत लेट जाके डेवलप होता है। यू कैन एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू डेवलप अ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ होगी लेकिन बहुत ही थिक म्यूकस जो है वो होगा, और क्रॉनिक है तो ये अर्ली नहीं है, ये लेट मैनिफेस्टेशन है। You can expect your child to develop bronchiectasis and you can expect your child to develop wheezing respiration। bronchiectasis भी बाद में हो सकता है, शुरू में नहीं होता है। wheezing होएगी, wheezing क्यों होएगी? क्योंकि नैरो से जो ये स्पेस है ये कम हो गया है, तो जो एयर है वो नैरो स्पेस से होते हुए गुजर रही है, तो इसलिए जो ऑन एक्सपिरेशन कैसे जैसे सीटी की साउंड सुनाई देती है, तो वो साउंड सुनाई देगी, जिसको बोलते हैं व्हीजिंग, और ये इसकी एक अर्ली रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन होती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, you have received a new admission with provisional diagnosis of ulcerative colitis। इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड persistent डायरिया है, और उसने वेट लॉस भी कर लिया है सिंस जब से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं डिजीज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू मीट द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल नीड। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जनरली क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कहाँ पे होती है? कोलोन के लास्ट पार्ट में और रेक्टम में जनरली इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम में जनरली इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन कैसी होती है? इनर जो लेयर है, इनर लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस इतना सीवियर कंडीशन होती है कि यहाँ पे जनरली क्या करना पड़ता है? इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ता है और कोलोस्टमी करनी पड़ती है, पार्ट जो है हटाना पड़ता है जिसमें कि जो अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की फाइंडिंग एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, परसिस्टेंट डायरिया, वेट लॉस, ये सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे पेशेंट को क्या जरूरत होती है कि जितना हम इंटेस्टाइन पे जोर डालेंगे सिम्टम्स और ज्यादा एग्रीवेट होंगे, तो हमें क्या करना है कि इंटेस्टाइन को क्या करना है? रेस्ट देना है, और रेस्ट भी देना है तो रेस्ट देने के लिए उसको क्या करना है? खाना नहीं, NPO जनरली रखते हैं, मुंह से नहीं देते हैं। अब मुंह से नहीं देना है तो न्यूट्रिशनल नीड तो मीट करनी है पेशेंट की, तो कैसे करेंगे? प्रोवाइड कंटिन्यूस एंटेरल फीडिंग। अगर एंटेरल फीडिंग देंगे तो जा तो वो पेट के थ्रू इंटेस्टाइन में ही रहा है ना, तो इंटेस्टाइन को तो वर्क करना पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रोवाइड TPN, प्रोवाइड इंटरमीडिएंट एंटेरल फीडिंग नहीं देंगे, A and C नहीं होगा। देन B ऑप्शन होगा कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, IV के थ्रू देंगे ताकि इंटेस्टाइन को रेस्ट मिले, ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो और एग्रावेट ना हो। सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इंटरवेंशन फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द प्लान ऑफ केयर विद सीवियर लिवर डिजीज। अगर सीवियर लिवर डिजीज है तो इनमें से क्या करना है? ऑप्शन A, एडमिनिस्टर कैक्सिलेट एनीमा, B, प्रोवाइड अ लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, एंड C, इंसर्ट अ सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, एंड D, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो लिवर डिजीज है
तो लिवर डिजीज में हमें क्या करना है कि लिवर को थोड़ा सा आराम देना है, ठीक है। किसी भी डिजीज में हमें पर्टिकुलर ऑर्गन को आराम देना होता है, ठीक है। अब लिवर को आराम देने के लिए क्या करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जो कि लिवर के लिए हानिकारक हो सकती है। लिवर किस चीज में लीड कर सकता है? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में लीड कर सकता है। कब? जब जो है बॉडी में अमोनिया का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा और वो लिवर में आके क्या करेगा? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कॉज कर देगा। अब अमोनिया किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो है अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो जब हाई प्रोटीन डाइट ऐसे पेशेंट को देंगे तो क्या होगा? ज्यादा अमोनिया होगा, ज्यादा अमोनिया होगा तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कॉज करेगा। तो इसीलिए डाइट मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लिवर डिजीज। यहाँ पे देखिए ये वाले डाइट देंगे, लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ताकि जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करे और साथ साथ जो है अमोनिया का लेवल कम रखे ताकि हिपैटिक एंसेफेलोपैथी ना हो। कैक्सिलेट एनीमा नहीं देते हैं, ये जनरली पोटेशियम को रिमूव करने के लिए दिया जाता है, इस कंडीशन में नहीं। सैंक्सटेकन ब्लैक मोल ट्यूब यहाँ पे नहीं। इसोफेजियल वेरेसिस या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जब होती है उस कंडीशन में लगाया जाता है। तो बी राइट आंसर रहेगा कि लो प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है। नेक्स्ट, द नर्स शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टेस्ट टू असेस द पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पेरिफेरल रिस्पॉन्स दिया गया है अनकॉन्शियस पेशेंट्स का पेरिफेरल रिस्पॉन्स, ठीक है, ड्यूरिंग मोटर एंड सेंसरी फंक्शन टेस्ट। ऑप्शन ए नील बेड प्रेशर, बी स्क्वीजिंग ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, सी स्टर्नल रब एंड डी प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम। अब ये जो है पेरिफेरी की बात है तो नेल बेड प्रेशर जनरली दिया जाता है कि नेल्स को जोर से दबाया जाता है कि वो पेन पेशेंट फील कर रहा है या नहीं है, ठीक है। तो ये है पेरिफेरल रिस्पॉन्स। अगर हम सेंट्रल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टर्नल रब, प्रेशर ऑर्बिटल रिम, ये सारी चीजें की जाती हैं कि पेशेंट लोकलाइज कर पा रहा है पेन या नहीं, उन कंडीशन को देखने के लिए। तो ये सेंट्रल वाले सिस्टम की बात है। अगर हम पेरिफेरल की बात करेंगे तो वो नेल बेड प्रेशर रहेगा। तो ये सेंट्रल की बात है, तो इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। सो ए इज द राइट आंसर। Next, a pregnant female at 22 week of gestation came for antenatal visit. On regular checkup, her hemoglobin is 11.6. हीमोग्लोबिन जो है अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कम हो रहा है। प्री प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन 12.6 था, ठीक है। कौन सी एडवाइस करेगी? अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत, ठीक है। अब जो है ये थोड़ा सा कम हुआ है जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है? फिजियोलॉजिकल अनीमिया। इतना ज्यादा कम नहीं है, ये जो हमारी रेगुलर इंटरवेंशन है उसके तहत उसको मैनेज किया जा सकता है। अनीमिया मुक्त भारत में क्या करते हैं? 4th जो मंथ है, ठीक है, आफ्टर 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होते ही जो है तीन महीने एंड होते, 4th मंथ से स्टार्टिंग से लेके जो है डिलीवरी तक, और उसके बाद भी 180 डेज आफ्टर डिलीवरी आयरन सप्लीमेंट देते हैं, आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं इन एज पर अनीमिया मुक्त भारत। और उसमें एक गोली दी जाती है आयरन की जो कि जिसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम जो है फोलिक एसिड होता है। तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है और ये दिया जाता है अनीमिया मुक्त भारत के तहत। कब बताया मैंने? 180 डेज पहले 4th मंथ से लेके 9th मंथ तक, और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी कंटिन्यू करते हैं 6 मंथ 180 डेज, ठीक है। तो टोटल 360 डेज ये दी जाती है। नेक्स्ट, a 26-year-old female came with complaint of scanty curdy white vaginal discharge. She also complains of itching and dysuria. Most probable diagnosis is, अब क्या है? स्कैंटी डिस्चार्ज है तो क्या डायग्नोसिस होगा? ऑप्शन ए ट्राइकोमा वेजानाइटिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडियासिस एंड ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया तो क्या होता है? सिंपल वाइट डिस्चार्ज होता है, कर्डी नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस नहीं होगा, इसमें जनरली येलोइश ग्रीन जो है वो डिस्चार्ज होता है। और ट्रैकोमोनास वेजिनाइटिस में जो है इचिंग वाले साइन पेशेंट को प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडियासिस इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस में ही पेशेंट को कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल ट्रैकोमोनास और ल्यूकोरिया में इस तरीके की फाइंडिंग नहीं होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next, a 31-year-old multi-gravida client at 39-week gestation admitted to hospital in active labor में पेशेंट है, IV रिंगर लैक्टेट चल रहा है और एपिड्यूरल एनेस्थेटिक्स चल रहे हैं।
during the first hour after the administration the nurse should monitor the client for. फर्स्ट आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज के लिए मॉनिटर करेगी? डायफोरेसिस, हाइपोटेंशन, डायफोरेसिस, हेडेक एंड ट्रेमर्स। यहाँ पे जो है पेशेंट को अगर एपिड्यूरल एनेस्थेटिस चल रहे हैं तो हाइपोटेंशन हो सकता है, क्योंकि जो एनेस्थेटिस्ट एजेंट है वो वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं और ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन भी कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण क्या है कि हाइपोटेंशन वाली कंडीशन पेशेंट को होती है। तो इसीलिए जो है ये चीज देखना है। डायफोरेसिस, हेडेक, ट्रेमर्स जो है वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में देखने को नहीं मिलते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन सक्शन ऑफ ड्रेनेज इन चेस्ट ड्रेन शुड बी मेंटेन्ड एट प्रेशर। चेस्ट ड्रेन है जिसको क्या भी बोलते हैं? वाटर सील ड्रेनेज भी बोलते हैं। क्यों लगाई जाती है ये? ताकि हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, इन कंडीशन में जब लंग्स में पानी, ब्लड या फिर एयर भर जाती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाटर सील ड्रेनेज लगाई जाती है। और इसका प्रेशर जो होता है वो -10 से -20, जनरली -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे जो है प्रेशर मेंटेन करते हैं। वाटर सील ड्रेनेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बता देती हूँ। कभी भी इस ट्यूब को क्या है कि हमेशा क्या है नीचे की तरफ रखना है, लोअर साइड में रखना है, कभी भी इसको ऊपर की तरफ नहीं रखना है। तो जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, ये करते हैं, उस टाइम पे इसको उठा के ये नहीं है कि ट्रॉली पे रख देना है, ये बैक फ्लो करके और ज़्यादा सीवियर जो है कंडीशन कॉज कर सकता है। तो इसीलिए इसको क्या करना है, हमेशा नीचे ग्रेविटी की लेवल पे रखना है ताकि ड्रेन होता रहे। दूसरी चीज, अगर इंटरमिटेंट बबलिंग या फिर कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है तो इसका मतलब एयर लीक कहीं पे सिस्टम में इंडिकेट कर रहा है और ये फिजिशियन को इन्फॉर्म करके ठीक कराना है, तो एक गलत चीज है। सही चीज क्या होती है? टाइडलिंग होती है। टाइडलिंग मतलब कि पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो टाइडलिंग एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है, कभी भी उसको क्लैम्प वगैरह करके ये कुछ नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑर्डर्ड, तो ये भी गलत होगा क्लैम्प करना। और अगर रिमूवल की बात है तो रिमूवल से पहले चेस्ट एक्सरे कराते हैं टू सी द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। अगर वो ठीक है प्लस जो डिस्चार्ज है बहुत ही स्कैंटी हो गया, कम हो गया, तब उसको निकालते हैं। तो ये एडिशनल चीजें वाटर सील ड्रेनेज के बारे में, अगर उस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको पता है क्या ठीक है क्या गलत है, तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नर्स रीना इन आईसीयू, हेड नर्स है। ड्यूरिंग हर मॉर्निंग शिफ्ट शी रिसीव्ड अ हैंडओवर रिपोर्ट फ्रॉम द इमरजेंसी नर्स हु विल बी ट्रांसफरिंग a patient to ICU. The patient has Sangstecken Blakemore tube डली हुई है पेशेंट को। While handing over the patient above the Sangstecken Blakemore tube, which among the following is incorrect? अब Sangstecken Blakemore tube है, किस कंडीशन में डलती है? जब ईसोफेजियल वेरेसिस वगैरह होते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए डलती है, या फिर जब गैस्ट्रिक स्टमक ब्लीड कर रहा है, गैस्ट्रिक ब्लीड कर रहा है, उसको रोकने के लिए करती है। कैसे होता है? अगर ये मैं एक ट्यूब की बात करूं तो उसकी 3 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, और उसमें 2 बलून्स प्रेजेंट होते हैं। एक बलून होता है ईसोफेजियल बलून, एक बलून होता है गैस्ट्रिक बलून। एक पोर्ट होता है ईसोफेजियल बलून के लिए, एक होता है गैस्ट्रिक बलून के लिए, और जो तीसरा पोर्ट होता है वो गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए होता है। तो अगर ईसोफेगस से ब्लीड कर रहा है तो ईसोफेजियल बलून वाले पोर्ट में हवा भर के इसको फुला दिया जाता है ताकि जो ब्लीड कर रहे स्ट्रक्चर्स है उन पे प्रेशर पड़ के वो ब्लीड रुक जाए। और अगर ये गैस्ट्रिक से ब्लीड कर रहा है तो जो है गैस्ट्रिक वाले बलून से एयर डाल के ये गैस्ट्रिक बलून को फुला दिया जाता है ताकि अगर गैस्ट्रिक जो साइन्यूसिस खुले हैं जहाँ से ब्लीड कर रहा है वो रुक जाए। और तीसरा होता है कि गैस्ट्रिक एरिया से सक्शनिंग करने के लिए कि वहां पे जो फ्लूइड कलेक्ट हो गया उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसमें से देखिए कौन सा इनकरेक्ट है। ये सारी चीज बता दी मैंने कि सेंगस्टेकन ब्लेकमोर ट्यूब क्यों होती है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इट इज अ 3 ल्यूमन गैस्ट्रिक ट्यूब, सही बात है, 3 ल्यूमन होते हैं। 1 ल्यूमन इज टू फ्लेट गैस्ट्रिक बैलून, यस। 2nd ल्यूमन इज टू इन्फ्लेट इसोफेजियल बैलून, यस, ये भी ठीक है।
थर्ड ल्यूमेन इज फॉर इसोफेजियल सक्शन पोर्ट। इसोफेजियल सक्शन पोर्ट के लिए नहीं होता, गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट के लिए होता है। ये देखो, अगर मैं बात करूं कि ये इसोफेगस अगर सक्शन की बात होती तो यहाँ इसोफेगस सक्शन पोर्ट होता, तो इसोफेगस में ही क्या होती, सारी सिक्रीशन इकट्ठी हो जाती, जिसके कारण ये कहाँ भी जा सकती थी, ट्रैकिया में। तो इसलिए इसोफेगस की तो सिक्रीशंस कहाँ कंटिन्यू ड्रेन करती रहती है, स्टमक में, यहाँ से सक्शन करते हैं। ठीक है, समझ गए बात। अगर यहाँ से सक्शन हो रहा होता तो मतलब यहाँ इकट्ठी हो रही है, और यहाँ इकट्ठी होने का मतलब है कि वो ट्रैकिया में भी जा सकती है। अब यहाँ के सिक्रीशन ग्रेविटी के पुल से नीचे स्टमक में आ रही है, और स्टमक से जो है वो सक्शनिंग पोर्ट के जरिए वो सक्शन कर सकते हैं। तो ये गलत जवाब है, और यहाँ पे गलत ही चुनना था। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, ये ऑप्शन होगा कि इसोफेजियल सक्शन पोर्ट होता है, नहीं होता है, गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट होता है, और बाकी तीनों ऑप्शंस आर करेक्ट। Next, you are posted in a burn unit and assigned to provide care to a newly admitted 13-year-old patient जिसका टोटल बर्न बॉडी सरफेस एरिया 30% है और उसका बॉडी वेट है 20 किलो। एडमिनिस्ट्रिंग द इनिशियल फ्लूइड, ठीक है। द नर्स विल सेट फ्लो रेट एट हाउ मेनी ml पर आवर। अब जो है क्या करना है भाई कि पार्कलैंड फॉर्मूला से पहले ये देखेंगे कि उसको टोटल फ्लूइड कितना जाना है, ठीक है। अब जितना फ्लूइड जाएगा उसका आधा पहले 8 घंटे में जाएगा, जिसको हम इनिशियल फ्लूइड बोलते हैं, और बाकी आधा जो है वो अगले 16 घंटे में जाएगा। तो वो 24 घंटे का फ्लूइड हम पार्कलैंड फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या बोलता है, 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इंटू वेट इन kg। तो यहाँ पे क्या है, 2400 ml जो है वो जाना है कितने घंटे में, इनिशियल फ्लूइड की बात है तो 1200 ml पहले 8 घंटे में, और 1200 ml जो ना है अगले 16 घंटे में। तो हमें इस वाले फ्लूइड की फ्लो रेट निकालने के लिए बोला गया है। तो ये 8 आवर में जाना है, इसको हम जो है 8 से डिवाइड कर देंगे सिंपली। ये आ गया 150, ठीक है, सिंपल डिवाइड करके 150 ml पर आवर। तो इतना जो फ्लूइड है वो जाना है शुरुआत के 8 घंटों में 150 ml पर आवर की दर से। कैसे निकाला वो पता चल गया। पहले हम टोटल फ्लूइड निकालेंगे, उसका आधा जो है वो इनिशियल फ्लूइड कहलाएगा, और वो कितने देर में जाना होता है, 8 घंटे में। और इसने पूछा है ml पर आवर, तो सिंपली उसको डिवाइड करेंगे, 150 ml पर आवर जो है वो उसको फ्लूइड देना है। Next, to assess the sign of phlebitis over the intravenous site, which among the following score is used by the nurse? इनमें से जो है कौन सा स्कोर जो है नर्स यूज करेगी क्या करने के लिए, फ्लेबाइटिस देखने के लिए। फ्लेबाइटिस के लिए होता है वीआईपी स्कोर। वीआईपी स्कोर होता है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर, जहाँ पे 0 से 5 तक रेटिंग दी जाती है। और 0 का मतलब है कि साइट बिल्कुल ठीक ठाक है, 1 का मतलब है स्लाइटली रेडनेस, 2 का मतलब है और रेडनेस बढ़ गई है, उसके साथ साथ जो है वार्मथ आ गई है। तो इस तरीके से 5 तक जो है स्कोर दिए जाते हैं। और ये वीआईपी स्केल क्यों होता है, ये देखने के लिए कि जो हमने आईवी कैनुला लगाया है वो फ्लेबाइटिस वाले सिम्टम्स तो नहीं शो कर रहा है। तो उसी के लिए जो है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर होता है, जिसको वीआईपी स्कोर कहते हैं, और ये फ्लेबाइटिस की कंडीशन में यूज होता है। फ्लैश स्केल जनरली जो है पेन असेसमेंट के लिए यूज होता है बच्चों में, जहाँ पे जो क्राइटेरिया देखे जाते हैं वो फेस, लेग्स, एक्टिविटी, क्राई, कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है फ्लैश स्केल में देखी जाती है। ब्रेडन रिस्क स्केल होता है जनरली बेड सोर्स के असेसमेंट के लिए। एंड निप्स होता है नॉन इन्वेजिव पेरिनेटल स्क्रीनिंग। ये टेस्ट होता है जो कि जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए जनरली यूज होता है, नॉन इन्वेजिव पेरिनेटल स्क्रीनिंग। यहाँ पे फ्लेबाइटिस पूछा गया है, उसके लिए विप स्कोर देखते हैं।
फ्लैश स्केल देखते हैं, जहाँ पे मैंने बताया 5 पैरामीटर्स होते हैं और यहाँ पे 0 से 10 तक जो है मार्क्स होते हैं। 0 का मतलब है नो पेन, 10 का मतलब है इन सीवियर पेन जो बच्चा होता है। तो इस तरीके से इसको असेस करते हैं। ब्रेडन स्केल जो है वो बेड सोर्स के लिए होता है। निप्स होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग। सो यहाँ आंसर रहेगा ए। Which among the following practice is implemented by the nurse as barrier nursing? Reverse barrier nursing. दो तरीके के बैरियर्स होते हैं, जहाँ पे पेशेंट को रिस्क होता है और जहाँ पे बाकी लोगों को पेशेंट से रिस्क होता है। तो जहाँ पे बाकी लोगों को रिस्क होता है वो सिंपल बैरियर है नर्सिंग है, और जहाँ पे पेशेंट को बचाना होता है दूसरे लोगों से, जहाँ वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स बैरियर नर्सिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? द नर्स हैज प्लेस्ड, implemented by the nurse as the reverse barrier nursing. Okay, the nurse has placed a renal transplant patient into positive pressure room. The nurse has provided surgical mask to the patient who is immunocompromised while shifting to the diagnostic department. The nurse used appropriate protective equipment to prevent the transmission of infection. And D, बोथ ए एंड बी। यहाँ क्या हो रहा है? पेशेंट को बचाना है। रिवर्स बैरियर नर्सिंग में मैंने क्या बताया, जनरली किन पेशेंट्स में? ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये किया जाता है। उनको पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखा जाता है ताकि बाहर का इन्फेक्शन रूम के अंदर एंटर ना करे। तो ये ठीक जवाब है। सर्जिकल मास्क अगर बाहर निकल रहे हैं तो पेशेंट को मास्क वेयर करने के लिए बोला जाता है ताकि दूसरों का इन्फेक्शन वो कैच ना करे, ये भी ठीक है। नर्स यूज अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पेशेंट को यूज करने की जरूरत है, मास्क स्पेशली, ताकि जो है वो इन्फेक्शन ना कैच करे। तो ये नहीं होता है रिवर्स बैरियर नर्सिंग में, ये बैरियर नर्सिंग में रहेगा जहाँ उसको बचना है पेशेंट से। ठीक है, बोथ ए एंड बी ये भी नहीं हो, ये होगा सॉरी, बोथ एंड ए एंड बी, क्योंकि दोनों जवाब क्या है? ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Then compression of nerve with carpal tunnel syndrome, present inability of। carpal tunnel syndrome में क्या होता है? जो मीडियन नर्व है उसका डैमेज हो जाता है। जनरली जो कंप्यूटर पे लॉन्ग टाइम काम करते हैं ना, तो मीडियन नर्व क्या होती है? वो डैमेज हो जाती है, उस कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्या इनएबिलिटी हो जाती है? इसमें हो जाती है अपोज द थंब। जो थंब को हम ऐसे जोड़ लेते हैं ना, तो थंब को अपोज करने की एबिलिटी जो है वो पेशेंट की लूज हो जाती है, वो इस तरीके से नहीं कर पाता है। जो पिंसर ग्रास्पिंग वगैरह है चीज़ों को उठाने की, वो चली जाती है। तो अपोज द थंब करने की, इस तरीके से थंब को अपोज करने की एबिलिटी पेशेंट्स की लूज हो जाती है इन कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू द डैमेज ऑफ मीडियन नर्व, क्योंकि जो यहाँ की मसल है उसको सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व। तो जब मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है तो मसल को सप्लाई नहीं मिलती है और मसल वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से अपोज ऑफ द थंब करने की एबिलिटी चली जाती है। नेक्स्ट, अ 6-month-old infant present with painless varicose growth on the laryngeal fold. What is the most likely causal agent? वेरिकस ग्रोथ जो होती है वॉर्ट्स टाइप में होते हैं, जैसे वॉर्ट बन जाते हैं ना, जनरली आपने देखा होगा डील जैसे बन जाती है हाथों पैरों में, वो वॉर्ट्स होते हैं, उन जैसे लैरिंग्स पे प्रेजेंट हो जाती है। तो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? साइटोमेगालोवायरस, ह्यूमन पेपिलोमा, B19 एंड हर्पस सिम्प्लेक्स। ये जनरली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन है मदर को, और अगर वो पेरीनेटल पीरियड में पास कर गया है बच्चे में थ्रू द प्लेसेंटा, तो ये सिम्टम्स बच्चे में हो सकते हैं। तो HPV इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर दिस वेरिकस वार्टस ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट, अ पेशेंट हैज अ स्ट्रोक एंड हैज गार्बल्ड स्पीच, विच टाइप ऑफ डाइट यू एक्सपेक्ट द पेशेंट टू बी प्रेस्क्राइब्ड आफ्टर स्पीच इवैल्यूएशन। अब पेशेंट को स्ट्रोक है, गार्बल्ड डाइट है, ऐसे पेशेंट किसके रिस्क में होते हैं? एस्पिरेशन के रिस्क में होते हैं, और ये क्या है? चू नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो ठीक इनकी जो चूइंग कैपेसिटी है वो चली जाती है। तो इनको ऐसी चीज़ देते हैं जो कि कैसी हो कि इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके। तो जनरली जो हम खाने पीने की चीज़ें, बनाना को मैश करके या फिर दाल को बहुत अच्छे से घोट के वो चीज़ें दी जाती हैं ताकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे। और जो एस्पिरेशन वाले चांसेस है, बहुत ज़्यादा पतला देने से क्या है एकदम से सटक जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा, वो भी ना हो। तो सॉफ्ट डाइट नहीं देते हैं जनरली, क्योंकि वो इन पेशेंट्स के लिए हार्ड हो जाती है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट डाइट का क्या मतलब है? खिचड़ी दलिया, वो ये पेशेंट क्या नहीं कर पाते, वो अच्छे से नहीं टेकअप कर पाते, तो सॉफ्ट डाइट नहीं देंगे।
फुल लिक्विड डाइट नहीं देंगे क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है। मैकेनिकली ऑल्टर डाइट विद थिन लिक्विड्स, थिन नहीं देंगे एस्पिरेशन के कारण ही। मैकेनिकल ऑल्टर डाइट विद थिक लिक्विड्स, मैकेनिकली ऑल्टर डाइट का मतलब है कि जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं उनको बिल्कुल बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना के, ठीक है, जो नॉर्मल चीजें हैं उनको बहुत स्मूथ पेस्ट बना के वो पेशेंट को दिया जाता है, ताकि जो है पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। और उसकी कंसिस्टेंसी इतना थिक होती है कि एकदम से पेशेंट जो है एस्पिरेट नहीं करेगा, वो उसके मुंह में डालेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए थिक नेक्टर लिक्विड्स देते हैं। और मैकेनिकली ऑल्टर डाइट मतलब उसको थोड़ा लिक्विडिफाई फॉर्म में करके, लेकिन बहुत लिक्विड ना करके और अच्छे से मैश करके, ठीक है, कुछ भी देना है तो वो पेशेंट को देते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Next, the pediatric health nurse observe a 10-month-old child who is using pincer grasp. Which option below describe this milestone? पिंसर ग्रास्प क्या होती है? इस तरीके से जो बच्चा फाइन ग्रास्प जिसको बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल होती है, जो इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करते हुए किसी चीज को उठाना, उसको बोलते हैं पिंसर ग्रास्प। पामर ग्रास्प क्या होती है? जब पाम का यूज करते हुए बच्चा किसी चीज को उठाता है, या फिर बच्चे के हाथ में उंगली देंगे तो बच्चा इस तरीके से कर लेता है, वो होती है पामर ग्रास्प, ठीक है। तो यहाँ पिंसर ग्रास्प है तो क्या चीज होगी? ऑप्शन ए, द इन्फेंट इज एबल टू ग्रास्प लार्ज ऑब्जेक्ट विद पाम्स एंड फिंगर्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं होती है इसमें। ग्रास्प स्मॉल ऑब्जेक्ट विद इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ये होता है कि छोटी चीजों को फिंगर और थंब की मदद से उठा लेना, ठीक है। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, पाम वगैरह यूज नहीं होते, फिंगर और थंब का यूज होता है। नेक्स्ट, नर्स निशा वाज असेसिंग 2 months ओल्ड बच्चा है, विच फाइंडिंग बिलो इज द नॉर्मल माइलस्टोन। नॉर्मल चीज पूछी गई है जो इस एज तक आ जानी चाहिए थी। 2 महीने का बच्चा है तो वो क्या करता है? सोशल स्माइल करता है, ठीक है। कोई उससे बात करेगा ना तो स्माइल करता है बच्चा, तो वो सोशल स्माइल 2 months पे आ जाती है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। इन्फेंट कैन सिट विद सपोर्ट, सिट कब करता है? 6-7 महीने में जो है बच्चा विद सपोर्ट बैठने लगता है। होल्ड अ रेटल, रेटल भी जो है वो जनरली 6 to 8 months में होल्ड करने लग जाता है। अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, ये भी जो है बच्चे में 5 month ऑनवर्ड आ जाती है, और ये 7 to 10 months में जो है पीक करती है, कि जहाँ पे जो दूसरों को देख के बच्चा चिंगाड़ के रोता है, जनरली वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बच्चे में होती है। तो यहाँ पे सोशल स्माइल की बात की गई है, जो कि 2 महीने की एज में आ जाती है बच्चे को। नेक्स्ट, वाइल ट्रीटिंग एन एल्डरली पेशेंट, सीवियर नोज ब्लीड हो रहा है। सीवियर नोज ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं हम? एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस क्यों होता है? नाक में ना पीछे लिटिल एरिया होता है, लिटिल एरिया नाम है उस एरिया का, जहाँ पे ना छोटी छोटी कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा हुआ है। जब वहां पे कुछ भी रप्चर होता है तो वो सीवियर ब्लीड करता है, जो एपिस्टेक्सिस होता है। अगर एपिस्टेक्सिस है तो पोजीशन क्या देनी है नॉर्मली, कि आगे की तरफ झुकना है और थंब से और इंडेक्स फिंगर से इस एरिया को जोर से प्रेस करना है, ठीक है। कई बार पीछे की तरफ नहीं झुकते हैं क्योंकि एस्पिरेट करने के चांस होते हैं, तो लीन फॉरवर्ड और प्रेशर देना है थंब से और इंडेक्स फिंगर से इस वाले एरिया पे। तो ये है ब्लीडिंग कंट्रोल करने का एपिस्टेक्सिस में। लेकिन सीवियर ब्लीडिंग है और पोस्टीरियर पैकिंग कर दी गई है, कि नाक में जो है पट्टी डाल दी गई है, पैकिंग कर दी गई है, तो कौन सी चीज के लिए नर्स मॉनिटर करेगी? एल्डरली पेशेंट है, ठीक है। एल्डरली पेशेंट में पीछे जो है नेजल एरिया ब्लॉक करने से हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है जनरली, क्योंकि जो एयर का स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाता है और इनकी रेस्पिरेटरी मसल्स भी थोड़ी वीक होती है कंपैरेटिव टू अडल्ट, तो इसलिए इनको हाइपोवेंटिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो है हाइपोवेंटिलेशन के कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है तो उस चीज़ के लिए पेशेंट को ऑक्सीजनेट वगैरह करना, जो भी फर्दर मैनेजमेंट होगा वो करना होगा। वर्टाइगो इसमें नहीं होता है। बेल्स पाल्सी क्या होता है? 7th क्रेनियल नर्व, जो हमारी फेशियल नर्व है उसमें 7th क्रेनियल नर्व में पैरालिसिस हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स का पोस्टीरियर पैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। सो सी, हाइपोवेंटिलेशन इज द करेक्ट आंसर। द नर्स एल्विया इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब रिमूव किया है। किस साइन के लिए जो है इमीडिएटली, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा तो रिपोर्ट करना है। ऑप्शन इज स्ट्राइडर, बी ओकेजनल पिंक टिंच स्पुटम, रेस्पिरेटरी रेट 24 एंड अ फ्यू बेसिलर लंग क्रैकल्स ऑन द राइट। इमीडिएट रिपोर्टिंग की बात है तो कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है? यहाँ स्ट्राइडर होगा। स्ट्राइडर क्या इंडिकेट करता है कि लैरेंजियल एडिमा हो रहा है, हाई पिच्ड साउंड जो है वो सुनाई देगी जब ब्रीदिंग के टाइम पे,
तो लैरेंजियल एडिमा हो गया है तो लैरिंक्स हो सकता है पूरा ब्लॉक होके पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, तो इसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। ओकेजनल पिंक टिंज स्पूटम कभी कभार आ सकता है क्योंकि वो छिल गया होगा जिसके कारण। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 24 ब्रेथ्स पर मिनट, ये जनरली थोड़ी सी ही हाई है, ये नॉर्मलाइज हो जाती है बाद में। फ्यू बेसिलर क्रैकल्स भी रिपोर्ट करने हैं, लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी पूछी गई है तो वो रहेगा स्ट्राइडर। नेक्स्ट, द नर्स सेलेना इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन यूजिंग अ चाइल्ड्स नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, विच एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। नर्स जो है वो एडमिनिस्टर कर रही है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से, तो कौन सा एक्शन है जो नर्स लेगी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम, एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट, टर्न ऑफ द सक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। रेजिडुअल वॉल्यूम भी देखना है कि पच रहा है या नहीं पच रहा है, ठीक है। उस चीज के लिए अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 30 ml से ज्यादा होता है तो हम स्टॉप करते हैं, हम नेसोगैस्ट्रिक से नहीं देते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना है, सही जवाब। एस्पिरेट करके देखना है कंटेंट्स, यस। और जो टर्न ऑफ करना है सक्शन, बिल्कुल टर्न ऑफ करना है। और टर्न ऑफ जो जनरली 20 से 30 मिनट तक दवाई देने के बाद भी टर्न ऑफ ही रखते हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, तीनों चीज उसको चेक करनी है। नेक्स्ट, द नर्स असेसेस द वाइटल साइन ऑफ 12 महीने का इन्फेंट विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड नोट्स दैट रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, 35 है। तो कौन सी फाइंडिंग एक्शन उसको करना है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, बी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, सी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड डी रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट। 12 महीने का बच्चा है, इनकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट होती है। तो जब आपको नॉर्मल पता होगा तभी आपको पता होगा कि ये किस चीज में आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा है, तो सिंपली क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ना ऑक्सीजन देना है, नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, रीअसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। A patient admitted with Crohn's disease presenting with complaint of fever, diarrhea, cramping, abdominal pain, weight loss. The nurse should monitor the patient for which of the following. अब Crohn's disease क्या होती है, Crohn's disease में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे बाउल की। ये इन्फ्लामेशन जो है माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट में हो सकती है, माउथ टू एनस, ठीक है। अब ये क्या होती है, ट्रांसम्यूरल इन नेचर होती है, मतलब जो सारी लेयर्स है उनको अफेक्ट करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस में बताया था आपको कि सिर्फ इनर लेयर जो है वो अफेक्ट होती है, और ये सिर्फ क्या है, एंड पार्ट ऑफ द कोलोन और रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। ये कहीं को भी इन्वॉल्व कर सकता है, माउथ से लेके एनस तक, और इसमें जो स्वेलिंग होती है वो ट्रांसम्यूरल होती है, सारे लेयर्स को इन्वॉल्व करते हुए जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। तो इसमें फीवर, डायरिया, क्रैम्पिंग, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सी चीज के लिए मॉनिटर करना है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। अब यहाँ पे जो है किस चीज के लिए मॉनिटर करना है, हाइपोकैलेमिया के लिए, क्योंकि डायरिया हो रहा है ना, डायरिया हो रहा है तो सारा जो है पोटेशियम बाहर की तरफ आ जाएगा, और बाहर की तरफ पोटेशियम आके सारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो हाइपोकैलेमिया पेशेंट को होता है, डायरिया वाले पेशेंट को, तो उस चीज के लिए उसको मॉनिटर करना है। सी इज द राइट आंसर। द नर्स हैज टू एडमिनिस्टर एन आई ड्रॉप एंड एन आई ऑइंटमेंट टू द क्लाइंट इन राइट आई। हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर। अब आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट देना है। अब ऐसे नॉर्मल सा फंडा समझिए आप कि अगर आप ऑइंटमेंट डाल के ड्रॉप डालेंगे तो वो तो वॉश आउट हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले क्या डालना होगा, ड्रॉप पहले डालनी होगी, फिर ऑइंटमेंट डालना होगा। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, ये ए वाला बोल रहा है कि पहले आई ड्रॉप डालो फिर ऑइंटमेंट, और दोनों के बीच में 2 से 5 मिनट का गैप रखो, ठीक है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ए। Next, a baby delivered in labor room is being taken care by on-duty nurse. The nurse administers erythromycin ointment to the newborn's eye, and the mother asks the nurse why this is done. The nurse should give which response to the client. लेबर रूम में है, बच्चा हुआ है, नर्स उसको एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट डाल रही है आंख में, तो कौन सी कंडीशन के लिए जो है वो पूछ रही है, क्यों डाल रहे हो मेरे बच्चे की आंख में, तो वो क्या एक्सप्लेन करेगी। प्रिवेंट कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जो है न्यूबॉर्न में नहीं होता है, और कैटरेक्ट के लिए एरिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाता है। प्रिवेंट न्यूनेटल आई फ्रॉम पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कोई ऐसा हॉस्पिटल में बच्चे की आंख में इन्फेक्शन जाने वाला नहीं होता है। देन मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द न्यूनेट फ्रॉम इंटेंसिव, ये भी नहीं है।
प्रिवेंट्स ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम ऐसी कंडीशन है जहां अगर मदर को गोनोकोकल इन्फेक्शन था और बच्चे की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो सकता है, जहां पे आंखों से म्यूकोप्यूरोलेंट जो है वो डिस्चार्ज, स्वेलिंग, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है इन केस ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। क्यों होता है? अगर मदर को गोनोकोकल इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह गया उस कंडीशन में ये होता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। A female client is admitted with new diagnosis of Cushing syndrome है, elevated serum and urine cortisol level है, ठीक है। Which assessment finding the nurse expect to see? अब जो हार्मोन है ये कॉर्टिजोल, ये कहाँ से बनता है? एड्रीनल ग्लैंड से बनता है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनते हैं एल्डोस्टेरॉन जो कि वाटर और सॉल्ट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद कोर्टिसोल जो कि हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शुगर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद जो है यहाँ से एंड्रोजेंस जो है वो बनते हैं जो हमारे सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। मेड्यूला से बनते हैं एपिनेफ्रिन जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है बॉडी का, उसमें काम करते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन एंड कैटेकोलामाइन। तो यहाँ पे जो ये कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोज के लेवल को एलिवेट कर देता है ब्लड में। तो यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम में वही होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को भी बहुत बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देता है और एलिवेटेड जो है ग्लूकोज में ग्लूकोज होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उनमें वेसोस्पाज्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड प्रेशर भी एलिवेट होता है। तो एलिवेटेड बीपी एंड ब्लड शुगर आर द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन कुशिंग सिंड्रोम। उसके अलावा क्या होता है? मून लाइक फेस, बफेलो हम्प प्रेजेंटेशन, पेशेंट में जो है छूते ही क्या जैसे स्ट्रे प्रेजेंट हो जाते हैं, झोर के मार दिए हैं, इस तरीके से पेशेंट की स्किन की अपीयरेंस हो जाती है। तो हेयर लॉस नहीं होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, और मून फेस तो प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीज्ड वेट एंड हर्सुटिज्म, डिक्रीज नहीं होता इनमें, बहुत अडीमा, बहुत ओबेसिटी हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। डिक्रीज्ड मसल मास एंड थिक स्किन, थिक नहीं होती है, मैंने बताया बहुत थिन स्किन होती है, इवन टच करते ही क्या है एब्रेड कर जाती है स्किन, वहां पे खरोच जैसे निशान आ जाते हैं, स्ट्रे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो एलिवेटेड बीपी एंड एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, डी। The mother of 3-year-old child arrives at a clinic and tells the nurse that the child has been scratching the skin continuously and has developed a rash. बच्चा है 3 साल का, ठीक है, क्लिनिक पे आया है और नर्स बोल रही है कि वो बच्चा जो स्क्रैच कर रहा है, लगातार खरोच रहा है और उसको एक रैश हो गया है। द नर्स असेस द चाइल्ड एंड सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज की प्रेजेंस सस्पेक्ट कर रही है। कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसके बेस पे सस्पिशन है? ऑप्शन ए, फाइन ग्रेइश रेड लाइंस, पर्पल कलर्ड लेजन्स, थिक हनी कलर्ड क्रिस्ट एंड क्लस्टर ऑफ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। स्कैबीज जब होता है उसमें फाइन ग्रेइश, इस तरीके से खरोच जैसी ग्रेइश रेड लाइंस प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या है? सार्कोप्टिस स्कैबी जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है जो कि एक पैरासाइट होता है, और ये इस तरीके की लाइन होना इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जहां स्कैबीज लिखा दिख जाए वहां पे और ये ऑप्शन हो तो उसको बेधड़क टिक कर देना, क्योंकि यही इस तरीके की फाइंडिंग जो है स्कैबीज में देखने को मिलती है। ए। नेक्स्ट, द पेरेंट ऑफ 12-month-old चाइल्ड हु हैज बीन रिसीव्ड MMR मिला है बच्चे को, हेपेटाइटिस ए मिली है, रेडनेस और स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट एंड टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो कौन सा एक्शन नर्स परफॉर्म करेगी? हेपेटाइटिस ए जो वैक्सीन है उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है माइल्ड फीवर और माइल्ड डिस्ट्रेस, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या बोलना है उसको कि पैरासीटामोल ले ले, एसिटामिनोफेन इज पैरासीटामोल, कोल्ड कंप्रेस करे या फिर नॉर्मल पानी से जो है उस जगह की सिकाई करनी है। ये नॉर्मल फाइंडिंग है, एस्पिरिन वगैरह लेने के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है ये, और ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है कि रिपोर्ट करना हो।
और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, होम मैनेज्ड की चीज़ होती है ये, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद हेपेटाइटिस ए है, कौन सा द पर्सन कैन बिकम इन्फेक्टेड विद दिस कंडीशन, यू मस्ट नो द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? हेपेटाइटिस ए जो है फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है डी। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? ब्लड से, अगर ब्लड दे रहे हैं या फिर कोई इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं और वो सुई अगर हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को लगी हुई है तो इस तरीके से उसका ट्रांसमिशन होता है। सी, हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद देखने को मिलता है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस ई और ए जो है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, तो यहाँ ए पूछा गया है तो फीको ओरल रूट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ who teaches a client with asthma to recognize, asthma है client को, ठीक है, to recognize and avoid exposure to asthma triggers, specific protection strategy लेना है, पेट्स को रिमूव करना है, ये वो, तो पेट्स को रिमूव करना है, कारपेट्स को रिमूव करना है। अब क्या है? अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा तो है, तो क्या प्रेजेंट है? रिस्क तो प्रेजेंट है, लेकिन उन चीजों को रिमूव करना है जो कि किस में लीड कर सकते हैं? एस्थमेटिक अटैक्स में लीड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को लेते हुए उन चीजों को अवॉइड करना है कि क्या कर सकते हैं, उसे इंसान में डिजीज कॉज कर सकते हैं, एस्थमेटिक अटैक कॉज कर सकते हैं। तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी। अब देखिए कैसे क्या होता है कि 4 लेवल के प्रिवेंशन होते हैं। प्राइमोर्डियल, अगर आप ये चीज सीख गए ना तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमोर्डियल का मतलब है कि जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं होता है, हम उसको जानकारी दे रहे हैं ताकि उसको रिस्क फैक्टर भी ना हो कभी, ठीक है। जैसे कि छोटे ही बच्चों को हम हेल्दी डाइट के बारे में बताने लगे तो वो रिस्क फैक्टर में नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आगे जाके वो रिस्क फैक्टर में आए भी ना और उनमें कोई डिजीज भी ना हो। तो ये क्या है? प्राइमोर्डियल है कि ऐसी पॉपुलेशन को हम बता रहे हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एक जनरल पॉपुलेशन है। तो रिस्क फैक्टर दिमाग में रखना कि क्या इन लोगों को डिजीज होने के चांसेस हैं, तो अगर नहीं है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है, तो वो हो गई प्राइमोर्डियल। वहीं अगर मैं ओबीज लोगों को दे रही होती हेल्थ एजुकेशन हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिगार्डिंग, तो वो क्या होते हैं? वो रिस्क ग्रुप होता, ठीक है, वो रिस्क ग्रुप होता क्योंकि उनमें ज्यादा होने के चांसेस है, तो वो होती प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन होती है जहां पे रिस्क प्रेजेंट होता है लेकिन अभी डिजीज नहीं है, ठीक है, अभी डिजीज नहीं है, सिर्फ रिस्क है। और हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वगैरह, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन इसका मेन कंपोनेंट है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन, आंख बंद करके प्राइमरी प्रिवेंशन टिक करो, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कुछ ऐसी प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि जिससे कि उसको डिजीज ही ना हो या फिर उसको सीवियरिटी ना हो, ठीक है। तो ये जैसे अस्थमा में तो है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट वैसे तो नॉर्मली रहते हैं, उनमें डिजीज क्या कहलाएगी? जब उसको अस्थमेटिक अटैक होते हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ली गई, तो एक कैसी प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है, कि रिस्क है इन लोगों को अस्थमेटिक अटैक होने का, रिस्क फैक्टर में आते हैं। अब हमने कुछ ऐसी चीजें करनी है कि उनको वो डिजीज ना हो। उनके लिए डिजीज क्या है? अस्थमेटिक अटैक होना एक डिजीज है, ठीक है। तो वो क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी का मतलब होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जहां स्क्रीनिंग वर्ड आ जाता है ना, कि स्क्रीनिंग कैंप लगाया हाइपरटेंशन को स्क्रीन करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल को स्क्रीन करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने के लिए, जहाँ स्क्रीन वर्ड आ जाता है, तो स्क्रीन का मतलब क्या होता है? कि अर्ली, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना, वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्शरी का मतलब है कि रिहेबिलिटेशन वाला और प्रिवेंटिंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, तो ये होता है टर्शरी, कि जब बंदा बीमार होता है तो उसको उस बीमारी से और ज्यादा बीमारी ना हो, ठीक है, तो उसमें उस केस में होता है टर्शरी प्रिवेंशन। बहुत ही ये क्वेश्चंस आते हैं। इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, नॉर्मली पूछते हैं इम्यूनाइजेशन कौन से तरीके की प्रिवेंशन है, तो इम्यूनाइजेशन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगी, क्योंकि बच्चे तो रिस्क में होते हैं उन बीमारियों के जिनके खिलाफ हम क्या दे रहे हैं? प्रिवेंशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं इम्यूनाइज करके, लेकिन वो कौन सा ग्रुप है? रिस्क वाला ग्रुप है, इसीलिए क्या कहलाएगी?
प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थमा ना हो तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। बी, अ क्लाइंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन इज रिसीविंग अ कंटिन्यूअस हिपैरिन मिल रहा है, तो नर्स डिटरमाइंस द क्लाइंट इज रिसीविंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। हिपैरिन है तो हिपैरिन क्या करेगा, जनरली क्या करता है ये नॉर्मल भाषा में, खून को पतला कर देता है। ठीक है, जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसमें से क्या नॉर्मल फाइंडिंग है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ 12.5 सेकेंड्स, ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम ऑफ 60 सेकेंड, APTT 28 सेकेंड एंड APTT लॉन्गर देन 120 सेकेंड। अब जो नॉर्मल APTT होता है वो कितना होता है, 20 से 40 सेकेंड होता है। और जब हम बात करते हैं कि हिपैरिन पे है या किसी भी थेरेप्यूटिक एंटीकोएगुलेंट पे है तो 1.5 to 2 टाइम्स ही इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ 1.5 to 2 टाइम कौन सी रेंज शो कर रहा है, 60 सेकेंड वाली शो कर रहा है। तो अगर 60 सेकेंड APTT आ रहा है इसका मतलब दवाई अपना काम कर रही है। 28 सेकेंड नॉर्मल रेंज में है तो ये भी नहीं है। 120 बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये नॉर्मल रेंज मैंने बताया थेरेप्यूटिक में इतना बढ़ जाता है और ये इतनी बड़ी हुई रेंज जो है सेकंड ऑप्शन में आ रही है, तो बी राइट आंसर होगा। Next, intravenous heparin therapy is prescribed for the client, which implementing this prescription, the nurse ensure that which medication is available on the nursing unit. हिपैरिन दे रहे हैं, हिपैरिन का टॉक्सिसिटी का जो है एंटीडोट होना चाहिए वो क्या है, प्रोटामिन सल्फेट है। जो प्रोटामिन सल्फेट देते हैं अगर हिपैरिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो प्रोटामिन सल्फेट जो है वो रेडी होना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड इस कंडीशन में नहीं देते हैं, ये जो है हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में देते हैं। जो विटामिन के होता है वो वारफेरिन का एंटीडोट होता है। और अमाइनो कैप्रोइक एसिड जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी चलती हैं, कोई भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के साथ अगर स्ट्रोक वगैरह वाली कंडीशन में तो उसका एंटीडोट होता है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ हिपैरिन का पूछा गया है, दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। Next, a client receiving thrombolytic therapy with a continuous infusion of altiplase suddenly become anxious and complaining of itching. The nurse hears stridor and notes generalized urticaria and hypotension. Which nursing action is the priority? अब जो है altiplase चल रहा है और उसको एकदम से एंशियसनेस हो गई है, स्ट्राइडर हो गया है, हाइपोटेंशन हो गई, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी टॉक्सिसिटी इंडिकेट कर रहा है। तो क्या करना है, स्टॉप करना है और रैपिड रेस्पॉन्स टीम को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस भी इन पेशेंट्स में होते हैं क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पे होते हैं। तो इमीडिएटली स्टॉप करना है क्योंकि ये टॉक्सिसिटी शो कर रहा है। और इसका एंटीडोट अभी मैंने बताया था ना, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, तो वो भी आप रेडिली अवेलेबल रख सकते हैं इन केस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक पॉइजनिंग। ठीक है, तो सी राइट आंसर रहेगा। Prior to administering a client's daily dose of digoxin, the nurse reviews the client's laboratory data and notes the following result. Serum calcium 9.8, magnesium 1, serum potassium 4.1, serum creatinine 0.9. कौन सा रिजल्ट शुड अलर्ट द नर्स दैट द क्लाइंट इज रिस्क फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो पेशेंट को होती है वो होती है जनरली अगर हाइपरकैलेमिया है या फिर हाइपोमैग्नीशियमिया, उन कंडीशन में जो है टॉक्सिसिटी के साइन आते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रेंज में है, मैग्नीशियम का लेवल कम है, ये 1.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जनरली 2 या कहीं 2.2 लिखा होता है, इस तरीके की इसकी रेंज होती है। तो ये रेंज से कम है जो कि शो कर रहा है क्या, हाइपोमैग्नीशियमिया। और हाइपोमैग्नीशियमिया में जो है इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉक्सिसिटी का लेवल क्या होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, अगर एपिकल हार्ट रेट बड़ों में जो है 60 से कम हो रही है और अगर बच्चों में ये 70 से कम हो रही है तो वो टॉक्सिसिटी शो करता है। तो यहाँ पे डी रहेगा करेक्ट आंसर, सीरम मैग्नीशियम। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब निकोटिनिक एसिड दे रहे हैं हाइपरलिपिडेमिया के लिए। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट अबाउट द मेडिकेशन। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब निकोटिनिक एसिड दे रहे हैं हाइपरलिपिडेमिया के लिए, तो क्या दे सकते हैं, जो निकोटिनिक एसिड से जनरली फ्लशिंग हो सकती है, जो है पेन हो सकता है, बॉडीली पेन, इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उनको
प्रायर ही रिलीव करने के लिए पैरासीटामोल जनरली या फिर ब्रूफिन दे देते हैं ताकि फ्लशिंग वाले सिम्टम्स ना आए। तो ये डी आंसर रहेगा कि ब्रूफिन 30 मिनट पहले निकोटिनिक एसिड से टू डिक्रीज द फ्लशिंग, क्योंकि फ्लशिंग इसका कॉमन एक साइड इफेक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो आ सकता है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स को पहले से ही ब्रूफिन या एसिटामिनोफिन दे देते हैं ताकि ये सिम्टम ना आए। It is not necessary to avoid the alcohol. Avoid करना is necessary for every medication to work properly. Then the medication should be taken with the meals to decrease flushing. मील्स के साथ डिक्रीज करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम डिक्रीज होते हैं, फ्लशिंग नहीं, ठीक है। क्ले कलर्ड स्टूल्स आर कॉमन साइड इफेक्ट एंड शुड बी ऑफ कंसर्न। ये जनरली लिवर डिजीज में देखने को मिलता है, इसमें नहीं। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अ क्लाइंट इन साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो है पेशेंट की 45 है, जो कि बहुत ही कम है। डिजीनेस की कंप्लेंट कर रहा है, बीपी भी बहुत लो है। विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स एंटिसिपेट्स, इनमें से क्या देगी? डिजॉक्सिन नहीं देंगे, ठीक है। डिजॉक्सिन क्या है, और लोअर कर देगा। डिफिब्रिलेट भी नहीं करेंगे, डिफिब्रिलेट केस में करते हैं सिस्टोल जहाँ पे है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में करते हैं। कंटिन्यू टू मॉनिटर करके पेशेंट को ऊपर नहीं पहुंचाना है कि देखते देखते पेशेंट चला ही गया। प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग जो है एक्सटर्नल उसको जो है हार्ट को पेस कर रहा है, जो पैचेस होते हैं वो अप्लाई करते हैं ताकि हार्ट रेट को क्या किया, हार्ट को स्टिमुलेट किया जा सके और हार्ट रेट को इंक्रीज किया जा सके। तो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग लगा के ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन बिकम टेकिकार्डिया, एयर हंगर शो कर रहा है, कफिंग फ्रोदी, पिंक टिंज्ड स्पुटम, कौन सी फाइंडिंग नर्स एंटिसिपेट करेगी? ब्रेथ साउंड। तो यहाँ पे ये सारे चीजें क्या दिखा रहा है? पल्मोनरी एडीमा के साइन हैं ये सारे। और पल्मोनरी एडीमा में आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है कि अस्कल्टेट करते हैं तो क्या है, क्रैकलिंग साउंड एट द बेस ऑफ द लंग सुनाई देती है। तो ये सिम्टम जो है नर्स को सोचेगी कि ये मिलेगा, क्योंकि ये सारे सिम्टम बाकी क्या दिखा रहे हैं? पल्मोनरी एडीमा। सो बी राइट आंसर होगा। द पेशेंट ऑन पोस्टपार्टम पीरियड 72 आवर्स हुए हैं, फीवर है, डिक्रीज स्किन इंटीग्रिटी है, फ्लूइड लॉस के कारण एक्सेसिव वेजाइनल सिक्रीशन है, सेप्सिस इंडिकेट कर रहा है। कौन सा बॉडी टेम्परेचर होगा? पोस्टपार्टम पीरियड में अगर सेप्सिस है तो 40 डिग्री से ऊपर या 40 डिग्री के टेम्परेचर को सेप्सिस का नाम दिया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। Next, a client with tuberculosis is being started on anti-tuberculosis therapy with isoniazid. Before giving the client first dose, the nurse should ensure which baseline study. जो आइसोनियाजिड होता है वो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है, ठीक है, जो हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, लिवर एंजाइम्स को ऊपर नीचे कर देता है। इसीलिए लिवर एंजाइम लेवल पहले देखते हैं कि पेशेंट के ठीक है लिवर एंजाइम लेवल, और देने के बाद उनमें क्या चेंज हुआ है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें ठीक और गलत दोनों चीज़ों को लेना होगा। तो बेसलाइन हम पहले लेके रखते हैं आइसोनियाजिड शुरू करने से पहले। सो सी राइट आंसर होगा। Terbutaline is prescribed for a client with bronchitis. The nurse checks the medical history for which disorder in which the medication should be used with caution. अगर टेर्ब्यूटेलिन यूज कर रहे हैं तो जिन पेशेंट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, उनमें बहुत केयरफुली यूज करना होता है, क्योंकि ये ड्रग जो है ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो जो अगर डायबिटीज मेलाइटिस की हिस्ट्री है तो उसमें ध्यान से यूज करना होगा। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एंड रिसीव टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पे है, तो किस चीज के लिए प्रायोरिटी रहेगी? ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, और किसी भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में प्रायोरिटी क्या रहेगी? ब्लीडिंग रहेगी। तो मॉनिटर करना है ब्लीडिंग के लिए, और एंटीडोट जो मैंने बताया था वो इसके लिए रेडी रखना है, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिवली नर्स रिसीव्ड अ पेशेंट फॉलोइंग ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुआ है, टी ट्यूब जो ड्रेनेज बैग है वो एम्प्टी है। नर्स नोट कर रही है कि जॉन्डिस दिखाई दे रहा है स्क्लेरा पे, कौन सा एक्शन इंपॉर्टेंट होगा? अब जो ये टी ट्यूब होती है जनरली कहाँ? बाइल डक्ट में लगाते हैं। अगर बाइल डक्ट से जनरली बिलीरुबिन को बाहर निकालती है, तो यहाँ पे जब जॉन्डिस दिखाई दे रहा है इसका मतलब बिलीरुबिन जो है बिल्डअप हो रहा है, प्लस जो बैग है उसमें ड्रेनेज नहीं है। तो क्या करना है? नोटिफाई करना है फिजिशियन को, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन शो कर रही है डक्ट का या फिर ट्यूब का, जिसको कि क्या करना होगा? रिपोजिशनिंग, या जो भी फिजिशियन फर्दर इन्फॉर्म करेगा वो करके देखना होगा।
रिपोजिशन तब कर सकते थे नर्स की अगर रुक गया है और स्क्लेरा में कोई जॉन्डिस वाले सिम्टम्स नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्लेरा में जॉन्डिस वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब सीवियरिटी लेवल है और फिजिशियन को नोटिफाई करना होगा। ठीक है, तो बी राइट आंसर रहेगा। आप समझ गए हैं, रीपोजिशनिंग वाली चीज उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पे स्क्लेरा वाला चीज नहीं दे रखी होती, सिंपली दे रखा होता है कि जो ड्रेनेज है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट, the nurse should report which assessment finding to the healthcare provider before initiating the thrombolytic therapy। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है तो ऐसे किसी भी कंडीशन में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि ये किसके रिस्क पे होती है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो ऐसे कोई भी कंडीशन जिसमें दूसरा ब्लीडिंग का रिस्क है इसको मॉनिटर नहीं करेंगे, अदरवाइज ब्लीडिंग का रिस्क क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि ब्लड प्रेशर अगर इतना हाई है तो रिस्क हो सकता है ब्लीड करने का, उस कंडीशन में ये नहीं देंगे क्योंकि 2 गुना ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। सो सी इज द राइट आंसर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और मैं क्वेश्चंस और भी इंक्रीज करूंगी एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और दूसरे लोगों को भी आप चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।